नमस्ते दोस्तों, जावास्क्रिप्ट सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट जीरो से एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। और इस सीरीज का कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, आपको बेसिक मैथ आना चाहिए। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप इन 3 रूल्स को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। पहला रूल ये है कि अगर आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मल्टीपल टाइम्स उसको देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स एक बार में समझ में नहीं आते हैं। दूसरा बात कि आप सिर्फ वीडियो को मत देखिएगा, साथ के साथ खुद भी कोड कीजिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा और आप खुद से थिंकिंग कर पाएंगे कि आपको एक प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। और तीसरा रूल ये है कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपसे प्रोग्रामिंग नहीं होगी। जो आज वर्ल्ड के टॉप प्रोग्रामर्स हैं वो भी कभी ना कभी बेसिक से ही स्टार्ट किए थे। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं इससे पहले एक बेंगलोर के फिनटेक कंपनी में काम करता था। और स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से 2 कमिटमेंट है। पहला, मैं हर टॉपिक को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझाऊंगा और किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा। और दूसरा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को सिर्फ देखने के लिए मत देखिएगा, बल्कि खुद से कोड कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चंस पूछिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग दोनों अपने अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करते हैं तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखेंगे नहीं, बल्कि उसको यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। बट ये हमको लगता है कि बहुत ज्यादा हाई, मतलब कि बहुत चीजों को इग्नोर करके ऐसा बोला जा सकता है कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसको डायरेक्ट ऐसा बोलना कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक स्कैम है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को ये जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझना है तो हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर समझना पड़ेगा कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले जाके देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। थोड़ा पास्ट में चलते हैं। उस टाइम कुछ इस तरह की मशीन्स हुआ करती थी, ऐसे जो पास्कलाइन टाइप का है, जिसमें क्या होता था कि यहाँ पे वंस, टेंस और हंड्रेड्स का पोजीशन हुआ करता था। हम लोग इसको रोटेट करते थे। जैसे ये अगर 1th पोजीशन पर अगर हम लोग रोटेट करते थे और 1th पोजीशन 9 पर आ जाता था, तो 9 के बाद जब 0 जाता था 10th पोजीशन ऑटोमेटिकली एक स्टेप आगे चला जाता था। कुछ इस तरह के मशीन्स बनते थे पहले। फिर पास्कलाइन के बाद लेबनीज कैलकुलेटर आया, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा आगे जाकर, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते थे। यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा 1th 10th का पोजीशन यूज करके हम लोग बहुत सारे गियर्स वगैरह का यूज करके उसको घुमाते थे। अब यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, यहाँ तक कोई प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस एक तरीके का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को इजी करता था। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला पार्ट भी ऐड किया गया लेबनीज कैलकुलेटर में, जहाँ पे अगर हम लोग को 3 into 5 करना होता था तो 3 को 5 टाइम्स मतलब कि घुमाया जाता था। इस तरह मैकेनिकल पार्ट्स का यूज करके कैलकुलेटर बनाया गया। बट इसमें एक लिमिटेशंस थे, इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी जिसने प्रोग्रामिंग को जन्म दिया। इसमें लिमिटेशंस ये थी कि अगर हम लोग को 3 + 2 करना है तो इसमें किया जा सकता था 5 होगा। ये तो बहुत छोटा कैलकुलेशन है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी वो लोग करते थे, बट एग्जाम्पल के लिए 3 + 2 5 करना है तो वो लोग कर देगा। बट अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले जिसमें कि हम लोग को 5 + 5 × 2 - 4 करना, तो वो इस चीज को नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक चीज ही कर सकता है। जैसे कि हम लोग अगर 5+5 करेंगे, उसके बाद हम लोग को फिर से ह्यूमन लगाना पड़ेगा। जैसे कि 5+ या फिर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई होता है, तो ह्यूमन डिसाइड करेगा कि 5 × 2 करो पहले, तो यहाँ पर 10 होगा। उसके बाद जाके उस 10 को 5 के साथ प्लस किया जाएगा, उसके बाद 15 होगा। उसके बाद उस 15 में 4 को माइनस किया जाएगा, तब जाके यहाँ पर 11th होगा। तो इन 3 स्टेप्स के बीच में क्या होता था, जैसे कि ये कैलकुलेशन एक बार में किया, उसके बाद फिर हम लोग को रुकना पड़ता था, इस 10th को लिए, फिर ह्यूमन फिर 5 को सेट करता, 5 को इनपुट में देता था और फिर से कैलकुलेट करता था। सेकेंड स्टेप ह्यूमन फिर आया, थर्ड स्टेप में ह्यूमन फिर आता था मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इन स्टेप्स को रिमूव करना था बेसिकली, कंप्यूटर को या फिर मशीन्स को इस तरह से बनाना था कि वो इन सारे स्टेप्स को स्टार्टिंग में ही ले ले और अ, इन सबको कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दे। मतलब कि ये हम लोग को रोक रोक के ना करना पड़े कि 3 स्टेप्स में, एक स्टेप में पूरा काम होना चाहिए। तो ये काम तभी किया जा सकता था जब स्टार्टिंग में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे दें, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करे। तो उस टाइम के एक महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। वो आए और उन्होंने सबसे पहला प्रोग्रामेबल टाइप का कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा था उन्होंने। एनालिटिकल इंजन उन्होंने एक नाम से एक मतलब कि एक मशीन बनाई जिसमें कि उसका क्या थॉट था वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कुछ थॉट था इस टाइप का कि जिस टाइप से हम लोग एज अ ह्यूमन कैलकुलेशन या कुछ चीज करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप से वो चीजें करवाना। जैसे कि अगर हम लोग को एक कैलकुलेशन करना है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है 15 × 2 +5 -4। तो इस काम को हम लोग एज अ ह्यूमन कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं, फिर देखते हैं कि उन्होंने ये चीज एनालिटिकल इंजन से कैसे करवाने के बारे में सोचा। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 × 2 करते हैं, 30 आता, हम लोग कहीं उसको स्टोर करके रखते। तो एक स्टोर का कॉन्सेप्ट निकला कि कहीं पे उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। फिर 30 और 5 को ऐड करते हैं, तो एक 35 आता। फिर 35 को कहीं पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और फिर उस 35 में -4 करते हैं, तो तब जाके यहाँ पर हम लोग का एक आंसर आ जाता 31। तो इसका मतलब क्या है, इन दो चीजों को हम लोग को कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके बाद जाके आगे प्लस मल्टी माइनस ऐसे कर करके चीजें बनती है। तो यहाँ से चार चीजें हैं। पहला ये कि हम लोग को इनपुट का जरूरत होता है, हम लोग को एक स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। दूस हम लोग को एक स्टोर करने के लिए जगह चाहिए जहां पे हम लोग इस 35 को स्टोर कर सकें। तीसरा चीज, हम लोग को ऐसा जगह चाहिए जहां पे हम लोग प्रोसेस कर सकें, जैसे कि 5 × 2 इसको प्रोसेस करके 30 कंप्यूटर को देना पड़ेगा। तो उसके लिए सर्किट डिजाइन्स होते हैं जो कि आगे जाके आप लोग समझेंगे। तो उस तरह के सर्किट, जैसे कि अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस कर लिए, माइनस करना माइनस कर लिए, जो हमको करना वो हम उसमें कर सकते हैं। और चौथा, यहाँ पे आउटपुट, जो हम लोग का फाइनल आंसर आया उसको आउटपुट में दिखा दिया। तो इसको कुछ इस तरह से उसका आर्किटेक्चर बनाया चार्ल्स बेबेज ने। सबसे पहला, उन लोगों ने एक इनपुट लिया, इनपुट बॉक्स लिया जहां पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिख के डाल सकते थे। दूसरा, वेरिएबल स्पेस था जहां पे हम लोग वेरिएबल को ऐड कर सकते थे। चौथा, हम लोग को एक प्रोसेसर का पार्ट था जहां पे हम लोग प्रोसेस कर सकते थे। और चौथा है यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन, जहां पे हम लोग आउटपुट दिखाएंगे। अब इस चीज को कैसे किया जाता था,
इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर में भी ये एग्जाम्पल लिया है। क्या एग्जाम्पल है? 15 × 2 + 5 - 4, जिसको कि पहले के कैलकुलेटर्स नहीं कर पाते थे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। सॉरी, यहाँ पे स्टोर में हम लोग को वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा जो पहले से है। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन के टाइम हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने स्पेस बना दिया। अब क्या था यहाँ पे? 15 × 5 और 4। 15 × 5 4। एक और वेरिएबल यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस इसको देंगे कि तुम कैसे कैसे काम करेगा। सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला कुछ इस तरह होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेशन कुछ ये करना है। क्या कैलकुलेशन है? 15 × 2 उसके बाद +5 और -4, ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देंगे कि जो 15 और 2 वेरिएबल, इसका वेरिएबल का कुछ नाम होगा, तो इन दोनों को पहले उठा के लाओ। मतलब 15 और 2 को यहाँ से उठा के, 15 और 2 को यहाँ से उठा के, अब यहाँ भी कुछ सेगमेंट्स बनेंगे। जैसे कि अब ये थोड़ा मेरा स्किप हो गया। सबसे पहले एडिशन था, एडिशन पार्ट होता था। मान लेते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन पार्ट होता था, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड था। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को 15 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 15 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। सबसे पहले 15 को पकड़ा, मल्टीप्लाई सेक्शन में लेके गया। 2 को पकड़ा, इसको भी मल्टीप्लाई सेक्शन में लेके गया। अब 15 और 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा। यहाँ पे हम लोग 15 × 2 करेंगे, तो ये यहाँ पे 30 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को 30 को यहाँ पे भेज देंगे। इसमें जो 30 आया ना, इस 30 को इसमें सेव कर दिए। अब सेकंड अब सेकंड इसमें क्या करना है, मतलब इंस्ट्रक्शन हम लिखने भूल गए। सेकंड इंस्ट्रक्शन इसमें होगा कि मान लेते हैं इसको 30 को हम लोग वेरिएबल 1 बोल देते हैं। वेरिएबल 1 को हम लोग सेव, ना ना, 30 को V1 में सेव कर दिया। अब तीसरा इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या देंगे कि 5 और 30 को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब 5 और 2 को हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग का कुछ इस तरह होगा, 30 से यहाँ पर लेके जाएंगे, और 5 से भी यहाँ, 2 को भी यहाँ पर लेकर जाएंगे। और उसके बाद हम लोग 30 +5 = 35 हो जाएगा। उसके बाद इसी 35 को हम लोग इसमें सेव कर देंगे। यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शन में भी लिखते चलना है कि 35 को V2 में सेव। इस तरह हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि 35 को V2 में सेव कर दो। अब उसके बाद पांचवा नंबर में कुछ इस तरह होगा कि हम लोग को क्या करना है, 5 को -4 करना, मतलब कि 5 एंड
सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो 35 है, ये 5 एंड 2, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। 5 एंड 2 नहीं होगा, 5 एंड V1 होगा। उसी तरीके से इसमें अ, ये 4 और V2। हाँ, 4 एंड V2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्शन सेक्शन में लेके जाते हैं, और V2 को भी लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे 35 - 4 होगा, और इक्वल टू 31। अब ये 31 मेरा आंसर आ गया, इसको यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट सेक्शन में 31। अब आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा कि चीजें काम कैसे करती हैं। ये आपका इनपुट स्पेस, जहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये हम लोग का स्टोर स्पेस है, जहाँ पे हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग को ये सारी चीजें समझ में कैसे आई, इंसान जिस तरह से करते थे, बस बेसिकली हम लोगों ने उसका टिट्टो कॉपी किया। किस तरह से हम लोग 30 को लिख के रखते थे, 35 को लिख के रखते थे, उसके बाद कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से चीजें इसमें भी होने लगी। लेकिन एनालिटिकल इंजन काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उस टाइम चार्ल्स बेबेज ने इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और ये काफी डिले हो गई। फिर बाद में जाके इनैक वगैरह आया, इलेक्ट्रिसिटी आई, जो कि काफी लंबा स्टेप है। बट आपको मैं वो सारे स्टेप्स को अभी नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली पढ़ो। बट इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट अभी तक चीजें काफी गियर्स वगैरह और मैकेनिकल पार्ट्स का यूज करके बनाया जाता था, तो काफी स्लो थे। बट जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लोग लोग स्पीड से काम करने लगे, तब जाके इनैक बना, एडविक बना, और चीजें फास्ट हो गई। तब जाके, उससे पहले हम लोग डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे उसमें, बट उसके बाद जाके हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम यूज करने लगे, और हमेशा के लिए बाइनरी सिस्टम ही यूज करने लगे। यहाँ तक हम लोग गियर्स और मैकेनिकल पार्ट्स का यूज करके चीजों को बना रहे थे, बट इसके बाद चीजें बदल गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और चीजों को बल्ब वगैरह का यूज करके कैलकुलेशन करने लगे। लोग बाइनरी सिस्टम का यूज करने लगे, जैसे कि जिससे चीजें फास्ट हो गई। जैसे कि अगर हम लोग को 5 को स्टोर करना था, तो डायरेक्ट इस तरह से स्टोर नहीं किया जाता है कंप्यूटर में, बाइनरी सिस्टम में स्टोर किया जाता है। 5 को स्टोर करने के लिए आपको 101 का उपयोग किया जाता है। इस तरह से मतलब कि कंप्यूटर में सेव होता है, ये इस तरह से होता है। बाइनरी सिस्टम में हम लोग 5 को 101 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप में हम लोग को चीजों को इंस्ट्रक्शंस देना होता था उस टाइम। बट जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा, कुछ जैसे इसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते थे उस टाइम, लेकिन ये इस तरह से उस टाइम प्रोग्रामिंग नहीं होता था। हम लोग जीरो वंस के फॉर्मेट में, कार्ड के फॉर्मेट्स में इंस्ट्रक्शंस देते थे। बट बाद में जाके लोगों को लगा कि जीरो वन में हम लोग काफी प्रॉब्लम्स आती है हम लोग को इंस्ट्रक्शन देने में। तब उस टाइम एक लैंग्वेज आया, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोला गया। इन्होंने क्या किया कि एक कंपाइलर बनाया। जैसे कि अगर अ, हमको हम इंडिया में रहते हैं, हमको हिंदी आता है, ठीक है। अगर हमको हिंदी आता है, और कोई फॉरेनर है जिसको सिर्फ इंग्लिश आता है, तो हम लोग दोनों बात कैसे करेंगे। हम लोग दोनों के बीच में एक मीडिएटर को रखना पड़ेगा। ये मीडिएटर क्या होगा, इसको दोनों का लैंग्वेज पता है। इसको इसको मेरा भी लैंग्वेज पता है, और मतलब इसको हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। तो इस मीडिएटर ही हम लोग के दोनों के बीच में बात कराएगा।
तो उसी तरीका से मशीन्स में भी होता था। मशीन्स में जैसे कि मशीन को तो हमेशा 0 1 बाइनरी बाइनरी समझ में आता था, मशीन लैंग्वेज समझ में आता था। बट असेंबली लैंग्वेज से हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम लोग सब बीच में एक मीडिएटर लगाते थे, इस मीडिएटर को हम लोग कंपाइलर बोलते हैं, इस मीडिएटर को ही हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। हम लोग ये बीच में आता था और असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। असेंबली लैंग्वेज उस टाइम कुछ इस तरह से होती थी, जैसे कि ऐड 5 और 2। ये देखो कितना सिंपल है, 5 2 को ऐड करना है तो इस तरह असेंबली लैंग्वेज, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग को 4 4 और 5 ऐसे लिख देना है तो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये चीजें आसान हो गई, कंपाइलर आके चीजों को आसान कर दिया, उनको कन्वर्ट करना। तो यहाँ तक तो चीज यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, बट असेंबली लैंग्वेज के बाद क्या हुआ, जैसे ना उस टाइम असेंबली लैंग्वेज आई थिंक 1960 आसपास कुछ इस तरह टाइम आ रहा था। तो उसके बाद लैंग्वेज आना स्टार्ट हो गए, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया लैंग्वेज और ज्यादा ह्यूमन के करीब आते चला गया। जैसे कि उस टाइम सी लैंग्वेज आई, C++ आई, उसके बाद जाके तुम्हारा हाई लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज आने लगी, जावा। तो इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रहा था। तब जाके 1919 ऑलमोस्ट 1994 या 1995 के आसपास एक कंपनी थी नेटस्केप करके। वो एक वेब का शुरुआती दौर में वही सबसे ज्यादा वेबसाइट बनते थे और बहुत ज्यादा सिर्फ कमर्शियल कामों के लिए इसको बनाया जाता था, कॉरपोरेट काम के लिए वगैरह वगैरह। तो उस टाइम इन लोगों ने इन लोगों का जो वेबसाइट होता था वो काफी स्टैटिक होता था, इन लोगों को डायनेमिक वेबसाइट चाहिए था। तो जिसमें कि कोई भी लोग इंटरेक्ट कर सके या अ, उसके साथ काम कर सके। जैसे कि पहले क्या होता था कि कोई अगर स्क्रीन है तो वो स्क्रीन है। जैसे कि अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को प्ले करते तो प्ले भी नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट स्टैटिक वेबसाइट होता था उस टाइम। तब जाके जब डायनेमिक वेबसाइट आने शुरू हुए तब तो उस टाइम नेटस्केप को डायनेमिक वेबसाइट की जरूरत थी। तो एक बंदा था, उसका नाम आया मेरा दिमाग से स्किप हो गया है। उन्होंने उनको कंपनी में हायर किया गया और उनको बोला गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि C++ जैसे लैंग्वेज का यूज करके ही हम लोग इसके अंदर भी इंटरेक्टिविटी लाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम थी, जैसे कि अगर वो लोग C++ लैंग्वेज यूज करते थे तो वो सिक्योर नहीं थे। जैसे कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट मेमोरी से बात करता था, डायरेक्ट मेमोरी से बात करता था, जिसके वजह से ये सिक्योर नहीं थे। सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी सबसे पहला। सबसे पहला सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा नंबर इजी टू यूज नहीं था। मतलब कि जैसे कि हम लोग C++ को काफी मशीन के करीबी लैंग्वेज बोला जाता है, जिसमें कि हम लोग पॉइंटर्स वगैरह का यूज करते हैं। उस टाइम वेबसाइट को काफी आगे लेके जाना था तो इस तरह का लैंग्वेज लाना था जो कि काफी इजी हो। इसीलिए ये भी एक रीजन था। और तीसरा रीजन था और तीसरा रीजन था क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी का, जिसमें कि C++ बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। बट हम लोग को इस तरह का लैंग्वेज चाहिए था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी भी मशीन सॉफ्टवेयर पर चल सके। तब जाके उस व्यक्ति ने, जिसको हायर किया गया था नेटस्केप में, उन्होंने 10 दिन के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जो कि काफी सिक्योर थी, इजी टू यूज थी और हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको चलाया जा सकता था।
उसका नाम उन लोगों ने उस टाइम मौका या मोचा कुछ इसी तरह रखा था। उसके बाद फाइनली उसका नाम जावा स्क्रिप्ट पड़ा था। अब जावा स्क्रिप्ट इसीलिए पड़ा था क्योंकि उस टाइम जावा बहुत फेमस लैंग्वेज थी, तो उसी को देखते हुए इन लोगों ने जावा स्क्रिप्ट नाम रखा था, शायद फेमस होने के लिए स्क्रिप्ट की। अब जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर के अंदर डाला गया, तब जाके आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव काम कर पाते हैं। अब चलिए चल के देखते हैं कि कंप्यूटर इस चीज को किस तरह से करता है, मतलब कि हम लोग किस तरह से आज थोड़ा बेसिक समझते हैं डेवटूल के बारे में कि क्रोम ब्राउजर हम लोग को क्या क्या सुविधा देता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। जैसे कि एक अनदर टैब खोलते हैं हम, एक ब्लैंक टैब खोलते हैं और इसका कंसोल सेक्शन में जाते हैं। और कंसोल सेक्शन इसको कंप्यूटर का रेपेल भी बोला जाता है, क्योंकि कंसोल सेक्शन को रेपल कहते हैं, क्योंकि ये हर चीजों को रीड करता है, इवेल्युएट करता है, फिर प्रिंट करता है और फिर इसको लूप में ले जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके का कैलकुलेशन कर सकते थे। इसको खोलने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे मल्टीपल टैब्स होते हैं, इन टैब्स में कंसोल सेक्शन में जाइएगा। कंसोल सेक्शन में हम लोग जैसे लिखते हैं 3+2, तो आंसर 5 आ जाता है। या फिर आप इसमें माइनस कर सकते हैं, 3 - 2 तो 2 आ सकता है। उसके बाद कुछ प्रिंट कर सकते हैं, कुछ प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि console.log, जैसे कि हेलो ब्रदर, ऐसा आपने लिख दिया तो हेलो ब्रदर प्रिंट हो गया। आप कंसोल में वार्न भी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड किया गया जावा स्क्रिप्ट को। बट कुछ समय बाद एक और शायद उनका नाम क्या था, मेरे दिमाग से वो भी मिस हो गया है। उस किसी का नाम हमको उतना ज्यादा याद नहीं रहता है। तो एक साइंटिस्ट हुआ या फिर वो एक्सपर्ट थे टेक्निकल फील्ड में, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको नोड जेएस बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी अभी तक जो जावा स्क्रिप्ट में एक V8 इंजन था, एक V8 इंजन था जिसकी मदद से कंप्लीट कैलकुलेशंस होता था इसके अंदर। बट ये सिर्फ क्रोम के अंदर ही चलता था। बट यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ से V8 इंजन को बाहर निकाल लिया गया। क्रोम ब्राउजर से बाहर भी उन लोगों को यूज करना था, मतलब कि इनसाइड में तो हम लोग यूज कर ही पा रहे थे, अब हम लोग को क्रोम ब्राउजर को बाहर में भी यूज करना था। तो मतलब कि एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं उसको, एक साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी बनाई नोड जेएस, और उसमें V8 इंजन भी ऐड किया उन्होंने। और इसको कंसोल मतलब कि ब्राउजर से भी बाहर ले आए, मतलब कि अब हम लोग इसको अपने टर्मिनल पर भी रन कर सकते थे या फिर कम ब्राउजर से बाहर यूज कर सकते थे। ये लेक्चर तो एंड हो गया, बट मैं आपको ये एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के लेक्चर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा और आगे जाकर भी आपको इसी तरह डेप्थ में नॉलेज मिलेगा। अगर और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग दो चीज करके रखिएगा। पहला, VS कोड इंस्टॉल करके रखिएगा, और दूसरा, आप नोड जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखिएगा। और थोड़ा बहुत आप लोग डेव टूल्स के अंदर कंसोल के साथ खेल के देखिएगा, जिससे कि आपको उसके साथ कंफर्टेबल महसूस होने लगेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और जावास्क्रिप्ट को इसी तरह इन डेप्थ में समझते हैं, जिससे